देखो बेटा, जो हमारा अभी चैप्टर है, जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट चैप्टर इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। है ना? देखो, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले लाइफ क्या होती है? तो कोई अगर आपसे पूछे ना लाइफ क्या होती है, तो आप बताओ। अगर किसी भी बॉडी में किसी भी तरह की कोई मूवमेंट है, किसी भी तरह की कोई मूवमेंट है, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट, इसका मतलब है वो जिंदा है। बस उसी को लाइफ कहते हैं। लाइफ मतलब जिंदा होना, और जिंदा होने की क्या कंडीशन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर किसी भी तरह की मूवमेंट है, मूवमेंट चाहे वो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो, चाहे वो हायर लेवल पे हो, है ना? मॉलिक्यूलर लेवल मतलब लोअर लेवल, जैसे आपको मॉलिक्यूल, एटम, ये सारी चीजें पता है ना। तो उस चीज को हम लाइफ से रिलेट करते हैं, यानी वो चीज को जिंदा कंसीडर किया जाता है। तो ये तो हो गई एक नॉर्मल डेफिनेशन कि लाइफ है क्या। तो लाइफ इज अ काइंड ऑफ एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट है तो लाइफ है। अब लाइफ प्रोसेस क्या है? जिंदा रहने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, जैसे खाना, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, वेस्ट निकलना बॉडी से, हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होना। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो हम पढ़ेंगे। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेसेस चाहिए, उन प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब उन प्रोसेसेस का नाम क्या है? न्यूट्रिशन मतलब खाना, उसके बाद रेस्पिरेशन सांस लेना, फिर उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में ब्लड घूमना, और बॉडी से वेस्ट निकलना। ठीक है ना? अगर बॉडी से वेस्ट ना निकले तो भी पर्सन जो है मर जाएगा। सो लाइफ बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ें जरूरी हैं, उन चीज़ों को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो इस पूरे चैप्टर में हमने चार प्रोसेस पढ़ने हैं। इन चार प्रोसेसेस के नाम क्या हैं? देखो, उसमें सबसे पहला प्रोसेस जो है, इसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब खाना, खाने से एनर्जी आएगी। जो दूसरा प्रोसेस है, दूसरे प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अब आपको पता है, सांस लेना। सांस लेने से भी और भी कई इसकी डीप टर्मिनोलॉजी है। नंबर थ्री, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड का काम है कि खाना ब्लड में जाएगा, ब्लड अलग अलग टिश्यूज के पास ले जाएगा जिससे एनर्जी बने। अब खा लिया, पचा लिया, अब बॉडी से निकलना भी बाहर है, जरूरी है, तो इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। जैसे किसी की यूरिनेशन बंद हो जाए, है ना, और भी कई एक्सक्रीटरी प्रोसेस अगर वो बंद हो जाएं तो पर्सन विल डाई। तो इन सब चीज़ों को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो आपको समझ में आ गया मैंने क्या समझाया? तो आपको मैंने बेसिक चीज़ें बता दी कि लाइफ क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। अब जो मैंने यहाँ पे थ्योरी डाली हुई है, इसको भी पढ़ लेते हैं और आगे चलते हैं। देखो, वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? क्योंकि ये प्रूफ है लाइफ का। मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगी तो इसे कंफर्म होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो जिंदा है या मरा हुआ है। We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. They can have tissue have cells have smaller components in them, and so on. तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि सेल जुड़ के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जुड़ के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन जुड़ के ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर पूरा ह्यूमन बॉडी या लिविंग बॉडी बनती है। Because of the effect of environment, these organized ordered nature of living structure is very likely to keep breakdown over time. In order to break down the organism will no longer be alive। मतलब अगर कोई सेल टूट जाए और वो ठीक नहीं हो रहा तो पर्सन मर जाएगा। तो हमारी बॉडी में जो लाइफ प्रोसेस है वो सेल को रिपेयर करती रहती है। ओके, सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। सिंस ऑल these स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। तो ये आप देखो, यहाँ पे बहुत जनरल सी चीज है। क्या बता रहा है कि लाइफ क्या होती है, ये बता रहा है। और बता रहा है कि जिंदा रहने के लिए हमारे बॉडी में सेल खत्म होते रहते हैं, नए सेल बनते रहते हैं, या कोई ब्रेकडाउन होगा तो वो रिपेयर होकर नया बनता है। तो रिपेयर करने के लिए लाइफ प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब ये तीन चार पॉइंट मैंने इकट्ठे किए हैं। क्या है पॉइंट? मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग, इवन स्लीपिंग। मेंटेनेंस मतलब जैसे हमारी बॉडी को इस चीज की जरूरत है तो उसको चाहिए ना, चाहे हम सो रहे हैं तो भी चाहिए, खेल रहे हैं तो भी चाहिए, रेस्ट कर रहे हैं तो भी चाहिए, एनर्जी तो चाहिए। तो ये मेंटेनेंस प्रोसेस होते हैं। ओके,
फिर द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस, उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो कौन सी चीजें जो मेंटेनेंस देती है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें, ये सारे चार के चार। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन मतलब ब्लड का घूमना, एक्सक्रीशन बॉडी से वेस्ट निकलना, आर एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, मतलब ये चार प्रोसेस एसेंशियल है जिंदा रहने के लिए। इसके अलावा और भी हैं बट ये चार बेसिक है। इन चार में से अगर एक भी रुक जाए तो पर्सन विल डाई। तो हमने यहाँ पे सीख लिया क्या क्या चीजें होती हैं। अब इनसे हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। तो अब हम जब चलते हैं सबसे आगे, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अभी अभी बताया लाइफ प्रोसेस क्या होता है। वो प्रोसेस जो जिंदा रखने के लिए जरूरी है उनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। कौन से हैं ये प्रोसेस? ये चार हैं बेसिक, ये भी बता दिया। तो अब इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं क्या कहता है, उसके बाद आगे चलते हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? Basic essential activities performed by organism to withstand its life are called life processes। मतलब अपनी मेंटेनेंस, अपनी बॉडी की मेंटेनेंस करते रहना या वो प्रोसेस जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, उन प्रोसेसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। देयर आर 7 लाइफ प्रोसेसेस, 7 लाइफ प्रोसेस हैं बट एसेंशियल कौन से हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये एसेंशियल है। State condition of the life. These include nutrition, respiration, circulation, excretion, growth, movement, reproduction, response to stimuli। इसमें बहुत सारी आ गई, बहुत एक्स्ट्रा आ गई हैं। हमें तो सिर्फ चार चाहिए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके, अब यहाँ पे एक दो टर्म्स हैं, वो टर्म्स हम समझ लेते हैं, आगे चलते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म, फिर कैटाबॉलिज्म, ये टर्म्स हैं जो आपको आपकी बुक में मिलेंगी। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो आपने सुना होगा ये वर्ड भी, मेरा मेटाबॉलिज्म वीक है या मेरा मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग है, मैं कुछ भी खा लूँ पच जाता है, ऐसा सुना है ना? तो यही चीज़ है मेटाबॉलिज्म क्या होता है। लो जी पढ़ लो, समझते हैं इसको। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म, ये तोड़ तोड़ के बताया कैसे प्रोनाउंस करना है। इज अ केमिकल रिएक्शन इन बॉडीज सेल दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी। मतलब आपने खाना खाया, अब खाने से आपको एनर्जी चाहिए, तो आपकी बॉडी उस खाने को तोड़ती है और एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब मैंने कुछ भी खाया मेरा पच जाता है, यानी मेरा मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग है। समझ गए ना? Our body needs this energy to be everything from the moving to thinking to growing. Specific protein in body control chemical reactions of metabolism। तो मेटाबॉलिज्म की इतनी लंबी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, आपको सिर्फ पता होना चाहिए क्या होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि हमारी बॉडी में फूड गया सेल के अंदर, उस उस फूड एनर्जी को तोड़ना है, तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट करना है जिससे हम अपना एनर्जी फुलफिल कर सकें, तो उसे ही हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या है? देखो, what does the catabolism mean? The breakdown of complex molecules in living organism to form simpler ones, together with the release of energy, called destructive metabolism और अपना catabolism। तो अगर आप इसे मिलाएं तो ये थोड़ा सा अलग है। इसे यहाँ पे फूड से एनर्जी बन रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, यानी जो हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको तोड़ता है, तोड़ के सिंप्लीफाई कर देता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म सिंपलर वंस टुगेदर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। और ये डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म में आता है, ये डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है। सो जस्ट नोट इट डाउन एंड सेमी डन। तो हमने मेटाबॉलिज्म समझ लिया, कैटाबॉलिज्म भी समझ लिया। तो इसमें से सिर्फ मेटाबॉलिज्म को याद रखना, आगे चलते हैं। अब आता है व्हाट इज एनाबॉलिज्म, एक और टर्म आ गई, तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, अब आ गया आपका एनाबॉलिज्म। क्या है एनाबॉलिज्म की डेफिनेशन लिखिए, इट इज नॉट इन सिलेबस, वैसे नॉलेज के लिए। Anabolism is the opposite of catabolism. For example, synthesizing glucose is an anabolic process, whereas breaking down of glucose is catabolic। मतलब catabolic में क्या होता है कि बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में बनाते हैं, और एनाबॉलिज्म में क्या होता है? छोटे को बड़े में चेंज करते हैं, बस इसका उल्टा है। जस्ट कीप इन योर नॉलेज कि +2 के लिए जरूरी है, 10th लेवल पे जरूरी नहीं है, तो जस्ट कीप इन माइंड। अब एक पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ को हम समझते हैं और आप इसे देखिए क्या कहता है। इन इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, आपको याद है सिंगल सेल, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया,
बैक्टीरिया हो गए कुछ, इनके अंदर एक ही सेल होता है। तो जिन बॉडीज में एक ही सेल होता है इनको कहते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। हैज नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग फूड। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनकी बॉडी में माउथ और ये हेड ये अलग अलग नहीं होता, पता ही नहीं चलता। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट में बी नीडेड बिकॉज द एंटायर surface ऑफ ऑर्गेनिज्म is in contact with environment. But what happens when a body size of organism increases and body design become more complex? जैसे हमारी body है complex है. In multicellular organism, all the cell may not be in direct contact with surrounding environment. Thus, simple diffusion will not meet the requirement of all the cells. अब देखो जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा है यहाँ पे, इसका क्या मीनिंग आता है, क्या इसका रिजल्ट है, सुनिए ध्यान से। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना, एक सेल सिंगल सेल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की खासियत है कि वो अकेला सेल सारे फंक्शन करता है। अकेला ही सेल रेस्पिरेशन करेगा, न्यूट्रिशन करेगा, जैसे अमीबा अपने बॉडी सरफेस से सब कुछ करता है। बट अगर कोई आपका मल्टी सेलुलर है, जैसे ह्यूमन बॉडी मल्टी सेलुलर है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में माउथ अलग है, एक्सक्रीशन का पॉइंट अलग है, डाइजेशन अलग है, रेस्पिरेशन अलग जगह से होती है, यानी ये मल्टी सेलुलर है। तो ये कह रहा है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बॉडी सरफेस से पूरी कर लेता है। बट जो हमारी मल्टी सेलुलर है, हम अपनी स्किन से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है, एक सेल के नीचे दूसरे सेल, उसके नीचे सेल, उसके नीचे सेल, तो वहां तक ऑक्सीजन जाएगा नहीं। जैसे हमारी स्किन है, तो हमारी स्किन सिर्फ एयर के कांटेक्ट में है, यानी हमारी स्किन को सिर्फ ऑक्सीजन मिलेगी, बाकियों को नहीं मिल सकती। तो इस तरीके से आप इसे समझ लो। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, why is diffusion insufficient to meet oxygen requirement of multicellular organisms like human? Because diffusion is a slow process and the all the cells in the human body are not in contact with air. देखो जैसे यहाँ से आप उठा सकते हो लाइन, in multicellular organism all the cells may not be in direct contact with surrounding environment. Thus simple diffusion will not meet requirement of all the cells. तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये वहां से इसका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। चलो बहुत बढ़िया, ये आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला, what criteria do we use to decide whether something is alive? तो क्या क्राइटेरिया करेंगे कि कोई चीज जिंदा है? एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रही है, कोई भी तरह का हिलजुल हो रहा हो, तो वो जिंदा है। या फिर न्यूट्रिशन कर रहा हो, रेस्पिरेशन कर रहा हो, एक्सक्रीशन कर रहा हो, इन चारों ये चार प्रोसेस हो रहे हों, तो आप कैसे बताएंगे कि कोई चीज जिंदा है कि नहीं है? ऑन द बेसिस ऑफ एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट, और ये चार प्रोसेस होने चाहिए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इस तरह से आप ये चार प्रोसेस बता सकते हैं। वैसे what criteria do we use to decide whether something is alive? Any molecular movement यानी लाइफ है उसमें। okay, what are the raw materials used for by an organism? रॉ मटेरियल जैसे हम है, हमारा रॉ मटेरियल क्या है? पानी है, एयर है, खाना है। तो व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? तो आप बताइए रॉ मटेरियल में क्या आता है? पानी आता है, हम यूज करते हैं, खाना खाते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ये सारा रॉ मटेरियल है। सो इजी, वेरी इजी। अगला, what processes would you consider essential for maintaining life? This question is very important. Question 4 कह रहा है what processes would you consider essential for maintaining life? तो चार प्रोसेस हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब सर्कुलेशन, एंड अपना लास्ट दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। यस, नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। चलो जी आगे चलते हैं। तो इसमें मैंने बताया क्वेश्चन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1 तो मैंने याद करवा ही दिया अभी आपको। आगे चलते हैं। अब यहाँ से शुरू हो गया आपका चैप्टर न्यूट्रिशन। यहाँ से आपका ये चैप्टर शुरू होता है। जैसा मैंने बताया कि हम न्यूट्रिशन करेंगे, फिर रेस्पिरेशन करेंगे, फिर इस तरह से टोटल 4 लाइफ प्रोसेस करेंगे। तो अभी आपके पेपर के लिए हम 2 ही करेंगे, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। अब आप देखो, सबसे पहले न्यूट्रिशन है क्या? तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन होती है प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। देखिए मेरे साथ डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, टू ऑब्टेन एनर्जी।
मतलब खाना खाएंगे तभी एनर्जी मिलेगी ना, तभी जिंदा रहेंगे। तो न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। मतलब प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, खाना खाना जिससे हमें एनर्जी मिले, इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो क्या होती है न्यूट्रिशन? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब देखो जो न्यूट्रिशन है ये दो तरीके की है। न्यूट्रिशन आपकी दो तरीके की होती है, ऑटोट्रॉफिक, ऐसे लिख देता हूँ मैं यहीं पे। जो आपकी न्यूट्रिशन है ये दो तरीके की है। एक है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही हुआ है। ऑटोट्रॉफिक में आपके प्लांट्स आते हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और बाकी सारे किस में आ जाएंगे? हेट्रोट्रॉप्स। तो प्लांट्स को छोड़ के मोस्टली सारे ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉप्स हैं, क्योंकि प्लांट्स ही ऐसे हैं जो अपना खाना आप बनाते हैं और कुछ एक आध बैक्टीरिया है। बाकी प्लांट्स को छोड़ दो, बाकी सारे हेट्रोट्रॉप हैं। तो अब हम प्लांट्स की डिस्कशन करने जा रहे हैं, मतलब प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है। तो न्यूट्रिशन दो तरीके का है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में प्लांट्स आते हैं बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और हेट्रोट्रॉप्स में बाकी सारे जो बच गए सारे। तो देखो अब हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लीफ दिखाया है, लीफ की अंदर की डायग्राम्स दिखाई हैं, तो इनको हम वन बाय वन बात करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। लो देखो, सबसे पहले प्लांट्स के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस। आपको ये चीज पता है कि प्लांट अपना न्यूट्रिशन के कैसे करता है? फोटोसिंथेसिस कहते हैं उस प्रोसेस को। यानी जो हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे बेसिक चीज है हमारा फोटो सिंथेसिस। ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये रिएक्शन डाली हुई है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वाटर CO2 एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और प्लांट के फूड को क्या कहते हैं? ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। जो आपका ग्लूकोज है ना, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये रिएक्शन याद कर लेना। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड by using sunlight, chlorophyll, CO2 and water। तो ये रॉ मटेरियल है इसका। प्रोडक्ट में उसको क्या मिलता है? फूड। तो प्लांट का फूड क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। कीप इन माइंड, जो ग्लूकोज है ना ये कार्बोहाइड्रेट है। ये रिएक्शन याद कर लीजिए, आसान है, मुश्किल नहीं है। Let us now see what actually happens during the process of photosynthesis। अब ये मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले एक बार हम लीफ की डायग्राम और लीफ के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं बेटा ये देख लेते हैं। तो ये आपको आपके एनसीईआरटी बुक से भी मिल जाएगा और आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो जैसे एक लीफ लिया, तो लीफ लिया तो लीफ इस तरह से दिखता है। लीफ को कट किया, कट करके ना ये वाला पोर्शन जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये वाला पोर्शन हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो लीफ आंखों से तो ऐसा दिखेगा, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इतने बड़े बड़े सेल दिखेंगे अंदर। यानी टॉप लेयर पे आपको दिखेगा ये, जिसे हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस, अपर स्किन, ऐसे समझ लो अपर स्किन। उसके ऊपर एक वैक्स की कवर होती है। अपर स्किन के नीचे इस तरह से बड़े बड़े सेल होते हैं। इन सेल्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो जगह है जहाँ पे क्लोरोफिल होता है। और फिर इस तरह से एयर गैप्स होंगे। फिर इसको गार्ड सेल कहते हैं, स्टोमेटा। नीचे जो प्लांट का निचला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन। तो जो नीचे वाला पोर्शन है वहां पे आपको मिलेगा गार्ड सेल्स। गार्ड सेल मतलब स्टोमेटा, और कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। तो आप इसको ऐसे समझिए, जैसे ये आपका प्लांट है, तो ये प्लांट की अपर लेयर, ये हो गई आपकी अपर लेयर, जिसे हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस। ये नीचे वाली लेयर, जैसे आपका हाथ है तो ऊपर वाली स्किन और नीचे वाली स्किन, तो इसी तरह से लीफ है, लीफ की ऊपर वाली स्किन को अपर लेयर कहते हैं, नीचे वाली स्किन को लोअर लेयर कहते हैं, और स्किन को हम एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लोअर लेयर। अब लोअर लेयर और अपर लेयर के बीच में सेल होते हैं जो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? वेयर इज द क्लोरोफिल प्रेजेंट? तो आंसर है क्लोरोप्लास्ट। बोलो बेटा, कहाँ होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट प्लांट के अंदर? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। और अगर मान लो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें, नेम द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब वो जगह बताओ जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, तो उसका आंसर भी क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो नेम द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे क्वेश्चन बनता क्लोरोप्लास्ट। है, यस, क्वेश्चन बनता है नेम द साइट ऑफ
फोटोसिंथेसिस, ठीक है, नेम द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्या है आंसर? क्या है आंसर हमारा? क्लोरोप्लास्ट। 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 अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाता है, कैसे करता है फोटोसिंथेसिस। तो ये 3 स्टेप है। देखो, लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये 3 स्टेप हैं या इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस। सबसे पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी सनलाइट फॉल करेगी तो जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी जो लाइट एनर्जी यूज हुई है वो केमिकल में जाएगी। एंड स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसे कहते हैं फोटोलिसिस। इस स्टेप का नाम है फोटोलिसिस। ऐसा करेगा और क्या बनाएगा? दिस स्टेप इज कॉल्ड फोटोलिसिस। फोटोलिसिस, फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब तोड़ना, तोड़ के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनेगी। अब फिर लास्ट स्टेप क्या है हमारा? लास्ट स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये इस रिएक्शन को कहते हैं, यानी ग्लूकोज बन गया। CO2 और वाटर का रिएक्ट करने को हम कहते हैं रिडक्शन, यानी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज इज योर कार्बोहाइड्रेट। तो ये 3 प्रोसेस हैं जो फोटोसिंथेसिस में होते हैं। चलो बेटा जल्दी नोट कर लो, नोट करके डन बोलो।